नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड बीटीसी केस लिस्टेड। बीएड प्राइमरी में खतरा, सरकारी वकीलों पर सख्ती, टीजीटी भर्ती का इंतजार, डीएलएड परीक्षा कार्यक्रम जारी। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करेंगे बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी को लेके। सभी को ज्ञात है कि अभी जो आपका टेट का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, उस टेट के रिजल्ट में कुछ निर्देश दिए गए, कुछ डिक्लेयर किया गया कि कुछ याचिकाएं हैं, उनके अधीन इस टेट का रिजल्ट रहेगा। जब उन याचिकाओं को देखा गया तो उसमें एक नॉइज डीएलएड से संबंधित था और दूसरी याचिका जो थी वो बीटीसी पिटिशनर की तरफ से डाली गई थी, जिसमें उनकी तरफ से जो बीटीसी पिटिशनर है उनकी तरफ से प्रे किया गया था माननीय न्यायालय में कि बीएड प्राइमरी से बाहर किया जाए और जितने भी टेट यानी कि जितने भी बीएड प्रशिक्षु हैं उनको टेट के लिए उनका टेट निरस्त किया जाए, परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाए और इनको प्राइमरी से बाहर किया जाए। ये प्रे की गई, इस पर हियरिंग हुई और जब इनकी तरफ से पिटिशनर की तरफ से याची की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि टेट का रिजल्ट जारी होने वाला है तो इस पर जल्द से जल्द हियरिंग करवा के इस पर निर्णय दीजिए। जो कुछ भी हो, सरकार अपने पॉइंट क्या रखती है उसको काउंटर मांगिए सरकार से और इस पर जो पिटिशनर गए हैं उनकी हियरिंग करते हुए इस पर न्याय दीजिए। तो जिसमें इस पूरे भी इस टेट के रिजल्ट को इस याचिका के अधीन कर दिया गया, यानी कि जो प्रतीक मिश्रा की याचिका है उसके अधीन कर दिया गया उसको, टेट के रिजल्ट को। आप देख सकते हो रिट इसका नंबर दिया है 1512 और इसी याचिका का इसी अपील का आपके टेट के रिजल्ट में, टेट रिजल्ट तो 2022 का रिजल्ट, उसमें इस याचिका का जिक्र किया गया है, नीचे दिया गया है। तो ये याचिका पिटिशनर की तरफ से डाली गई प्रतीक मिश्रा, और ये केस वो बीएड और बीटीसी से संबंधित है, जिसमें बीटीसी के पिटिशनर बीएड को पार करने के लिए गए हैं। अब इसकी हियरिंग इसकी फर्स्ट हियरिंग 16 फरवरी को हुई थी और आप जो कल है इसकी हियरिंग आपको कल देखने को मिलेगी। 18 अप्रैल को इसकी हियरिंग कोर्ट नंबर 36 में लगी हुई है। ये केस ऑनरेबल जस्टिस राजीव जोशी जी की बेंच में लगा हुआ है और जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से एडवोकेट हैं यानी कि लर्न काउंसिल हैं वो तानिया पांडे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ये केस है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये केस काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम में इस केस की जो एक डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस केस की जो भी अंतिम निर्णय होगा उस पर टेट का रिजल्ट और अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। बात करेंगे कि बीएड प्राइमरी में अब क्या बीएड के लिए कोई चांस है या फिर फ्यूचर में इसका फ्यूचर बीएड वालों का प्राइमरी में इसके लिए खतरे की घंटी है। क्या बीएड प्राइमरी से बाहर हो सकता है? तो आपको फर्स्ट हियरिंग में चीज़ें पता चल गई होंगी कि केस अब काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो बीएड को बाहर किया उस बेस पर बीएड बीएड पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और उस पर किसी भी तरह की अभी कोई स्टे नहीं दी गई है। फर्स्ट हियरिंग हुई, सेकंड हियरिंग भी हुई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की स्टे नहीं दी गई है, यानी कि जो बीएड है तो कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट को सही तरह से नहीं रख पाए। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी भी प्रभावी है। उसी ऑर्डर को देखते हुए अगर माना जाए तो एक राज्य के हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसका बैकग्राउंड बना के अगर कोई अदर स्टेट उस चीज को ऑर्डर को रखता है, उस बिंदु को रखता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बीटीसी के पॉइंट स्ट्रांग बनते हैं, एविडेंस स्ट्रांग बनते हैं।
तो इस प्रकार के से देखा जा सकता है कि ये केस जो है अब कहीं ना कहीं बीएड के लिए प्राइमरी में खतरा बन चुका है। 1512 की जो हियरिंग हुई उसमें जो रेस्पोंडेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया गया, उससे एफिडेविट मांगा गया, यानी कि बिंदुओं को पूछा गया है कि जो है आप पॉइंट्स रखिए कि आखिर बीएड को प्राइमरी में क्यों शामिल किया जाए। वहीं अगर बीटीसी की बात की जाए तो उनके भी कुछ जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि बीटीसी में जो है प्राइमरी में जो एप्लीकेंट हैं, जो प्रशिक्षु हैं, ट्रेनीज हैं, बीटीसी ट्रेनीज हैं, उनकी संख्या जो है पर्याप्त मात्रा में है। उसके बावजूद भी जो है डिग्री धारक यानी कि बीएड को क्यों जो है मान्यता दी जाए, वरीयता दी जाए प्राइमरी के लिए। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट है जो प्राइमरी में जो बीटीसी ट्रेनीज होते हैं वो ट्रेनिंग के आधार पर यानी कि 2 वर्ष की उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सेमेस्टर प्रणाली जो है के तहत उनके एग्जाम वगैरह होते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, जो सारी एक प्रक्रिया के तहत उनका जो है वो योग्यता रखते हैं प्राइमरी में। वहीं अगर बीएड की बात की जाए तो उनका जो है एक डिग्री है, उनको फिर बाद में 6 महीने की, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे वो जो है बीएड वाले हो, उनको 6 मंथ की जो है अंडर जॉब के बाद अंडर 6 मंथ में इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, जिसमें जो एक प्रभावी तौर पर जो बीटीसी की जो है प्रक्रिया है उनको समझाया जाता है, जैसे टीएलएम वगैरह हुआ और जितने भी कोर्स जो बीटीसी ट्रेनिंग 2 वर्ष में करते हैं वो उनको 6 महीने में बताया जाता है, वो कंप्लीट करना होता है। तो बीटीसी की तरफ से पहला पॉइंट यही रखा गया कि जब पर्याप्त मात्रा में आपके पास ट्रेनीज हैं, वो पहले से ही उस चीज को जो है योग्यता रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से कराई जाती है, फिर जो है ब्रिज कोर्स के जरिए और किसी जो है उसको क्यों अप्लाई करना, इस चीज पे जो है एफिडेविट मांगा गया है। इन पॉइंटों को रखा गया है जिस पर जो है सरकार की तरफ से काउंटर मांगा गया है। ये सारे जो पॉइंट हैं वो बीटीसी की तरफ से रखे जा रहे हैं। वहीं अगर बीएड की बात की जाए तो सरकार खुद ब खुद बीएड के साथ है, क्योंकि सरकार ने खुद एक ऑर्डर जारी किया, जीओ जारी किया, जिसमें जो है बीएड को प्राइमरी के लिए योग्य माना है, बीएड को जो है योग्यता दी है, वरीयता दी है कि बीएड जो है प्राइमरी में अप्लाई कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं रोल है, जो पॉइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अगर न्यायालय में जो है सरकार की तरफ से स्ट्रांग पॉइंट दिए जाते हैं, कोर्ट के पक्ष में जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाता है बीएड के लिए, तो कहीं ना कहीं बीएड का स्ट्रांग पॉइंट है और बीएड जो है रखता है, तो आगे ये भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर सरकार ने यहाँ पर कोई भी जो है लापरवाही दिखाई, कोई भी या फिर काउंटर वगैरह में कुछ ऐसी चीजें की जो ये मामला लंबा खिंचा, तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला बीटीसी की जो है जीतेगा। कल इसकी हियरिंग लगी हुई है, सरकार अपने जो है पॉइंट रखेगी कि आखिर क्यों और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने पड़ेंगे, तभी बीएड का पक्ष मजबूत हो पाएगा इस केस में। बात करेंगे सरकारी वकीलों पर सख्ती। सरकारी वकीलों पर सख्ती जारी, कल बुलाए गए सचिवालय। प्रदेश में अपर महाधिवक्ता स्तर तक के सरकारी वकीलों की छंटनी की चर्चा जोरों पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी को तैनात सरकारी वकीलों को बैठक के नाम पर सचिवालय बुलाकर विधि व न्याय विभाग में स्क्रीनिंग के लिए उनसे पूछताछ करने का सिलसिला जारी है। शनिवार शाम फिर विधि व न्याय विभाग के कई सरकारी वकीलों को फोन करके सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे बैठक के लिए वहां आने को कहा गया है। सरकारी वकीलों से जुड़ा यह मामला बीते बुधवार को ही हाई कोर्ट पहुंच गया था। अवध बार एसोसिएशन के महासचिव अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने सवेरे इस मामले की खबरों का हवाला देकर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ से समझ गुहार लगाई थी। उनका कहना है कि वकीलों को सचिवालय बुलाकर उनकी योग्यता की जांच नहीं की जा सकती है, मगर अदालत में कोई आदेश पारित नहीं किया है।
वहीं बताया जा रहा है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह भी महाधिवक्ता कार्यालय खाली कर आवंटित गाड़ी व स्टाफ वापस कर दिए हैं। अब नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में एक अपर महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता, एक अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और एक स्थायी अधिवक्ता को हटा दिया है। वकीलों की छंटनी के लिए बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। लगभग एक सप्ताह पहले आपने एक जो है आदेश देखा होगा, चैनल के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि काफी सारे कोई भी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अन्य कोई विभाग हो, उसमें काफी सारे मैटर ऐसे होते हैं जो कोर्ट में पड़े रहते हैं लंबे समय तक। भले ही उसमें कोई पॉइंट ना हो, कोई ऐसे जो है बिंदु ना हो जो जिनका औचित्य बनता हो कि ये लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहे, उनका निस्तारण जो है जो 3-3 साल लग जाते हैं, उनका निस्तारण अगर सही किया जाए तो जो है एक सप्ताह में वो मैटर निस्तारित हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता होते हैं, जो न्याय विभाग होता है, जो विधि विभाग होता है, उनकी तरफ से लापरवाही की जाती है, तो उसका परिणाम होता है कि लंबे समय तक जो विभागीय मैटर हैं, जो विभागीय मामले हैं, वो लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। इससे सरकार की जो है छवि खराब होती है। वहीं जो पिटिशनर के पक्ष में मैटर आते हैं, उनको जो है ऑर्डर आ जाते हैं, न्यायालय की तरफ से ऑर्डर पारित किए जाते हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई जाती है। 2-3 जो है 4 महीने 7 महीने के बाद जब अवमानना होती है, उसके बाद भी जो है मैटर को सॉल्व नहीं किया जाता है। तो इन परिस्थितियों के कारण जो विभाग होता है, जो सरकार होती है, उसकी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है। तो सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका यही मानना है कि जो मैटर पेंडिंग में पड़े हुए हैं और जो किस वजह से, उन अधिकारियों की वजह से पड़े हुए हैं जो लंबे समय तक जो है सही जानकारी शासन तक नहीं भेजते हैं। अगर जो है हियरिंग होती है तो काउंटर मांगे जाते हैं, तो सही समय जो है समय से काउंटर जो है फिल नहीं करते हैं। काफी सारी ऐसी जो है फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको पूरा सही समय से नहीं किया जाता है, जिसके कारण मामले जो है लंबे समय से पड़े रहते हैं और बाद में जो है अवमानना की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। उनके कारण ही इन सब चीज़ों को जो है किया जा रहा है। और जो वकील हैं, उनको अब उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है, नए अधिवक्ता हैं उनका भी चयन किया जा रहा है और एक कमेटी भी गठित की जा रही है, जिससे कि जो पेंडिंग में पड़े हुए मामले हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारित हो सके, उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। और दूसरी चीज ये भी है कि अधिवक्ता इस चीज पर भी गौर करें कि कोई भी जो है सरकार के अगेंस्ट ऐसा जो है आदेश पारित ना होना पाए जो अवमानना वगैरह की स्थिति जो है बने। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है कोर्ट के मैटर को लेके, जो न्यायालय के मैटर होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सजग है कि अब जो है किसी भी आंसर की मैटर को लेके या कोई भी जो है भर्ती होती है उसमें जाके किसी भी मैटर को चैलेंज कर दिया जाता है। तो अब इस पर थोड़ा विराम लगेगा और जो सही मामले होंगे उसी पर आपको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी मैटर को उठा के जो है चले जाओ और वो मैटर जो है लंबे समय तक पड़ा रहे। न्याय विभाग में जो ये छंटनी की जा रही है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि अब मैटर जो है काफ़ी जो सजगता से कोर्ट में लड़े जाएंगे और संभव है कि अब जो है बहुत ही कम ऐसे मैटर होंगे जो लंबे समय तक कोर्ट में पेंडिंग में रहेंगे। अगर कोई भी ऐसा मैटर बिना जो है बैकग्राउंड के मैटर अगर कोई फंसाने के लिए, भर्ती फंसाने के लिए जाएगा भी तो उसकी याचिकाएं जो है खारिज की जाएंगी। बात करेंगे टीजीटी भर्ती का इंतजार। विज्ञापन वर्ष 2022 के तहत टीजीटी के करीब 4500 एवं प्रवक्ता के लगभग 850 पदों पर के लिए अध्याचन मिला है। 2022 के विज्ञापन वर्ष में प्रधानाचार्य के 450 से ज्यादा पदों के लिए जिलों में अध्याचन चयन बोर्ड को भेजा गया है। यह अध्याचन जिलों से दिसंबर 2021 में प्राप्त हुए हैं। इधर भर्ती की स्थिति यह है कि चयन बोर्ड पुरानी भर्तियों को पूरा करने में ऐसा व्यस्त हुआ है कि नई भर्ती का नंबर ही नहीं आ पाया। जब तक नई भर्तियों का नंबर आता तब तक चयन बोर्ड में कार्यरत 5 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर सेवा मुक्त हो गए। स्वीकृत 10 सदस्यों में 5 पद पहले से ही रिक्त थे। इस तरह चयन बोर्ड ने सदस्य विहीन हो जाने से चयन प्रक्रिया ठप है और बेरोजगार युवा भर्ती विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं।
मतलब टीजीटी चयन बोर्ड में पहले जो है चयन बोर्ड में जो सदस्य टीम थी 10 थी, 5 पद जो है रिक्त थे, 5 पदों पर जो है सदस्य थे। अब उन सदस्यों का जो है कार्यकाल मुक्त हो चुका है, तो अभी उस जगह कोई भी नया पद सृजित नहीं किया गया है, जिस कारण इस जो है मामलों में इसके विज्ञापन में देरी हो रही है। बात करेंगे डीएलएड परीक्षा कार्यक्रम जारी। तो डीएलएड बीटीसी मतलब बीटीसी का दूसरा नेम अगर मांगना चाहे तो डीएलएड 2022 का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड बीटीसी परीक्षा वर्ष 2022 का कार्यक्रम द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, तो पूरा इसका कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है पहले से ही। सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच होंगे। तृतीय सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 28 अप्रैल से जो है 2 मई तक होंगे। वहीं फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 4 मई से जो है 6 मई तक होंगे, 4 मई से 6 मई तक। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।